करो भाई शुरू। ये इसको एक ख्वाब में आया लेक्चर। अच्छा टर्कॉइज वाले सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें। कौन सा सवाल है टर्कॉइज वाला? टू कर ली हुई है। ये कल रात को मैं एक एडजस्टमेंट देख रहा था, अभी करवानी थी। क्वेश्चन 3 में होगी तो 4 में होगी। हाँ ये है यार, 4 का 3। जी एंड बताएं जी। अच्छा इस सवाल में ना एक और लाइन भी लिखी हुई है बड़ी अजीब सी, वो आप देखिएगा क्या लाइन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी 18। टुडे का मतलब होता है आप 15 फरवरी 18 को खड़े हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी 18। इसका मतलब है आप एज्यूम कर लो 15 फरवरी 18 को खड़े हो। असल में अंदर की बात बता दूं, मतलब ये है कि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में है, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कहीं जाके डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज क्या तारीख है? कहता है 15 फरवरी 18। इससे हमें तसल्ली क्या होगी कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी ऑथराइज नहीं हुई। अगर हमारे साल का कोई मसला इन 15 फरवरी वाली तारीखों में भी पता चल जाए तो कोई मसला नहीं। और ऑब्वियसली क्योंकि आज 15 फरवरी 18 है तो इसलिए हमारा ईयर एंड जो अभी भी खत्म हुआ है उसका क्या नंबर है? 31 दिसंबर 2017। चलिए पढ़ लें ये पॉइंट 3, इसमें कोई जान नहीं है इतनी। जी भाई हमारा साल कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 17 और खत्म कब हुआ? ऑन 10 दिसंबर 17। हमारा साल खत्म होने से 20-21 दिन पहले एक वर्कर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया 25 लाख का। मांगा किसने? उसने मांगा कितना? 25 लाख। अच्छा इस पे काफी हमारी लंबी बहस होगी, जरा सुन लें। अब कई दफा लॉयर कह देते हैं यही 25 लाख देना पड़ेगा 2.5, कई दफा लॉयर कह देते हैं 2.5 में से 2.2 देना पड़ेगा, कई दफा लॉयर कह देता है 2.5 को साइड पे रखो, 2.5 को साइड पे रखो, 60% प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिलियन देना पड़ेगा और 40% प्रोबेबिलिटी है कि 0.5 मिलियन देना पड़ेगा। 2.5 को पूरे को साइड पे रख दो। ऐसे भी हमने बातें की हैं। तो देखते हैं लॉयर क्या कहता है। उसने मांगने वाले ने क्लेम कितना किया? मांगा कितना? 2.5। और हमारी वजह क्या बताई है उसने? कि हमने सेफ्टी मेजर्स नहीं ली थी जिसकी वजह से वर्कर को कोई इंजरी होगी, वो हमारे पास आ गया। हमने फोन किया लॉयर को तो 31 दिसंबर की रात को, 31 दिसंबर की रात को, वैसे खड़े हम कहाँ हैं वैसे सवाल करते हुए? 15 फरवरी को सवाल करते हुए हम खड़े हैं 15 फरवरी को। लेकिन हमने 31 दिसंबर को रात को लॉयर को फोन किया होगा, उस वक्त लॉयर ने कहा था कि देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी कि कोर्ट उसे कंपनसेट करेगा। रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट उसे कंपनसेट करेगा। रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट उसे कंपनसेट करेगा। रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट उसे कंपनसेट करेगा। बताएं जी, जब 31 दिसंबर को लॉयर ने हमें ये कहा होगा तो क्या हमने कोई लाइव एंट्री करनी है? क्या हमने कोई डिस्क्लोजर देना है? तो फिक्रा बोलें इट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड इट शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। क्लियर? द केस इज स्टिल पेंडिंग। भाई ये स्टिल पेंडिंग का मतलब है 15 फरवरी। ये स्टिल पेंडिंग का मतलब है 15 फरवरी। द केस इज स्टिल पेंडिंग। स्टिल का क्या मतलब है भाई? जहां स्टिल हुए वो मतलब है इसका। कहते हैं 15 फरवरी तक केस अभी पेंडिंग ही है, केस का मतलब था। तो 15 फरवरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी ऊपर। केस इज स्टिल पेंडिंग, केस अभी तक पेंडिंग है और लॉयर ने अपनी राय बदल ली है। एक बात जरा मुझे बताएं, इस दिन लॉयर मेरा कुछ और कहे, इस दिन लॉयर मेरा कुछ और कहे, मैं पेपर में कौन सा वाला सोल्यूशन दे के आऊं? दोनों नहीं दे के आना यार, इतना टाइम नहीं होता। इस दिन लॉयर कुछ और कहे, इस दिन लॉयर कुछ और कहे, लेटेस्ट बात उसकी मानूं तो ये तो लाइन काट देना। इस पे तो पेपर में कमेंट नहीं करके आना द लीगल एडवाइजर एडवाइज दैट, ये तो फारिग करे ना, क्योंकि हमारा साल ही चल रहा है अभी और हमारा साल माना खत्म तो हो गया है, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट होगा ना। लॉयर का कुछ और बताना, लॉयर का कुछ और बताना इसलिए एडजस्टिंग इवेंट होगा कि मसला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसके बारे में हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उसी को यूज करना बेहतर है।
द केस इज स्टिल पेंडिंग, ऊपर आपने लिख लिया ऑन 15 फरवरी 18, द केस इज स्टिल पेंडिंग ऑन 15 फरवरी 18। हाउएवर नाउ भी होना चाहिए था, बड़ा अच्छा फिक्रा बन जाता। हाउएवर नाउ एमएस लीगल एडवाइजर, सॉरी लिखा हुआ है आगे, गुड। हाउएवर एमएल लीगल एडवाइजर नाउ बिलीव्स दैट, उसका ये ख्याल है that there is low chance that court would award compensation of 2 million। पहले कह रहा था रिमोट चांस है, अब कह रहा था लो चांस है कि उसको 2 मिलियन दिया जाएगा। 25 लाख तो नहीं दिया जाएगा, कहता है 20 लाख दिया जाएगा, लेकिन देने का स्टिल मेरे ख्याल से लो चांस है। तो बता दें पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रोबेबल? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। हमने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, तो इसलिए बोलें क्या लिख के आएंगे? डिस्क्लोज द कंटिंजेंट लायबिलिटी गिविंग द ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। भाई का सवाल सुन लें। भाई जो है माशाल्लाह लग रहा है मुझे आज तैयारी करके आए हैं, इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। ये शायद पिछली क्लास में भी किसी ने सवाल पूछा था, लेकिन वाज़ेह तौर पे मैंने उनके सवाल को रिपीट करके उसका जवाब नहीं दिया था। इनके सवाल को पहले मैं जरा बाद में आंसर करता हूँ, पहले मुझे हमारे वाले सवाल का जवाब दे दें जो हमारा सवाल अभी चल रहा है। जी, हमारे वाले सवाल में क्या डिसीजन हुआ है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, तो हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, हाउ टू राइट डाउन इन पेपर। अच्छा यार, अब इसमें मेरे ख्याल से ये 2-3 लाइनें काफी नहीं होगी, हल्का फुल्का को पास्ट इवेंट का भी जिक्र कराइएगा। द पास्ट इवेंट इन दिस केस इज वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स एट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस केस an amount of rupees 2 million is possible that an outflow will be required, therefore a contingent liability would be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect। IS 10 इसलिए डिस्कस आप कर सकते हैं कि हमारे साल के बाद 15 फरवरी की एक तारीख उसने बताई हुई है, तो इसलिए IS 10 आप डिस्कस कर सकते हैं कि लॉयर का लेटेस्ट मशवरा देना रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। एक बात याद रखिएगा, जब भी ईयर एंड पे कोई केस वगैरह चल रहा हो ना, तो साल के बाद उसके बारे में कुछ पता चल जाए तो वो सारा एडजस्टिंग इवेंट ही होता है। द रीजन इज के केस तो ऑलरेडी साल के एंड पे चल रहा था। कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लॉयर दे दे, जज दे दे, उसी के ऊपर हम रहेंगे। अच्छा हाँ, ये भाई ये सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ पे लिखा होता है प्रोविजन की आपने जनरल एंट्री भी करनी है, डिस्क्लोज भी करना है, लेकिन हाउ टू राइट डाउन इन पेपर में हम सिर्फ जनरल एंट्री का ही जिक्र करते हैं, प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड, डिस्क्लोज का जिक्र नहीं करते। कर दिया करें एक लाइन के अंदर, पता नहीं आई क्या कर रहा है, पिछले जो है वो कई सालों से मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से कोई डिस्क्लोजर का जिक्र करता नहीं है। बस ठीक है, प्रोविजन बना दी, एंट्री कर दी, असूली तौर पर नीचे डिस्क्लोजर की लाइन आप लिख सकते हैं, इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज वेल, लिखना चाहें तो। ये हाउ टू राइट डाउन इन पेपर वाला सफ़ा है, पेज नंबर 25। ओके, मुझे बता रहे हो जो उसे एहसास दिला रहे हो। अच्छा आगे चलें जी, ठीक है बच्चे आगे चलें, ठीक है। बस हम न्यूमेरिकल करना था आज, निकालें जी जहां पे हम थे, डिसमेंटलिंग, पेज 370। लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूमेरिकल। अच्छा भाई कैमरा इधर लाओ। हमने कल की क्लास के अंदर जो है, पिछली से पिछली बल्कि क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। वो न्यूमेरिकल हमने किस बेस पे सॉल्व किया था वो जरा आप देखिएगा। कॉस्ट मॉडल के ऊपर अगर आपने फिक्स्ड एसेट रखा हुआ है तो डिसमेंटलिंग में ऐसा हुआ था कि मजदूर पहले 100 मांग रहे थे, फिर उन्होंने 140 मांगना शुरू कर दिया था। मांग तो नहीं रहे थे, हमारा अंदाजा ही होता है कितना मांग देना था मजदूरों को, 100। बाद में क्या फील हुआ था कितना देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई थी मजदूरों की तरफ। अच्छा वैसे ना यहाँ डायरेक्ट देखने से लायबिलिटी पता नहीं चलता बढ़ी है या नहीं बढ़ी जब तक सवाल ना खुले, क्योंकि 100 से 40 लायबिलिटी बढ़ी है, लेकिन डिस्काउंट रेट अगर ज्यादा कम हो जाए ना तो वो भी अपना रोल प्ले करके कुछ ना कुछ गेम डाल सकता है। तो इसलिए हमें वो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जो वर्किंग हमने खोली होती है ना उसमें ये चीजें खुद ही सारी सेटल हो जाती हैं। तो बहरहाल 100 की बजाय मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हम क्या फील कर रहे थे, लायबल फील कर रहे थे। तो मुझे बता दें, हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे, क्या जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग है, प्रोविजन होती है लायबिलिटी कि हमने मजदूरों को कितने पैसे देने हैं, क्या प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग इंक्रीज हो सकती है? इंक्रीज तो 100 से बढ़ के किस पे चली गई थी, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग इंक्रीज हो सकती है। तो इंक्रीज होकर हमने कैलकुलेशंस वगैरह करके एक फिगर निकाली थी। मैं ये नहीं कह रहा 40 रुपए से एंट्री करनी है, वो कैलकुलेशन उस दिन आपको करवाई थी। तो अगर प्रोविजन इंक्रीज हो जाए तो प्रोविजन इंक्रीज होने की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एसेट डेबिट, नहीं एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी, एसेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग क्रेडिट। क्यों? इसलिए कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो एसेट को भी बढ़ा दें। तो खर्चा बुक नहीं करना आपने, आपको पता है लायबिलिटी बढ़ती है तो आमतौर पे खर्चे बुक होते हैं, लेकिन ये ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है। क्लियर? अगर ये 100 से 140 पे ना जाती
बल्कि असल में इसका इंपैक्ट पता है क्या होता है, ये खर्चा बुक नहीं होता, ये एसेट में डेबिट हो जाता है और फिर डेप्रिसिएशन की फॉर्म में P&L में चला जाता है। अच्छा, अगर लायबिलिटी बढ़ाए बगैर मैं बात करूं, इधर 100 होता और इधर 140 की बजाय खाली 40 होता, तो फिर लायबिलिटी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती तो एंट्री करते या उल्टी करते, उल्टी करते, ये वाली करते या उल्टी करते, लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो एंट्री रिवर्स कर देंगे, क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज तो लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज तो लायबिलिटी डेबिट और एसेट क्रेडिट। क्लियर? तो ये तो हमने एंट्रीज पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, आपकी बुक के ऊपर ये दी हुई है पेज नंबर 370। और ना यार हाथ होगी यार, या तू पढ़ा ले या तू पढ़ा ले। ये एंट्रीज दी हुई है आपकी बुक पे पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे। अपनी एक उंगली सफे पे रख के पूरा हाथ पेज 29 पे लेके जाएं। पहुंच गए पेज 29 पे। एसेट्स हेल्ड एट कॉस्ट मॉडल, पेज नंबर 28। मैं कौन सा बोला था, अच्छा जी पेज 28। एसेट्स हेल्ड एट, अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी तो एसेट डेबिट प्रोविजन, नोट पढ़ने की जरूरत नहीं अभी, कल की क्लास में की थी एंट्री, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। डिक्रीज इन लायबिलिटी में लायबिलिटी डेबिट, मजदूर कम पैसे मांगेंगे, 100 की बजाय 80 रुपए मांग लें, 90 रुपए मांग लें, कल तो 100 की बजाय 140 मांग रहे थे, लायबिलिटी डेबिट प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, ये जो एडजस्टमेंट है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता P&L को हिट करती है। कैसे, जब एसेट बढ़ जाते हैं तो फिर अब एसेट बढ़ा दिया डेप्रिसिएशन पे ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो बात होगी भाई कॉस्ट मॉडल की। अब इस पेज को छोड़ दे पड़े और वापस आ जाएं पेज 370 पे। अच्छा भाई, एक मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में मुझे इससे बॉदरेशन अभी नहीं है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, इधर देखिएगा फेस पे, बस देखते रहिएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल में मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि रिवैल्यूएशन का डीकमीशनिंग से क्या ताल्लुक है। रिवैल्यूएशन का डीकमीशनिंग से ताल्लुक अगले आधे घंटे के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मुझे रिवैल्यूएशन की एंट्री जरा याद करवा दें। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या थी जरा, जो जिस तरह मैं पूछूंगा, जो मैं लिखूंगा उसके मुताबिक जो मैं बोलूंगा, थोड़ा सा जरा 1 मिनट। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पर आपने मुझे बतानी है। तो रिवैल्यूएशन में आपको पता है इंक्रीज भी आती है और रिवैल्यूएशन के अंदर डिक्रीज भी आती है। यानी अभी कैमरा उधर ही रखो, मैं एक चीज जरा देख लूं। रिवैल्यूएशन के अंदर इंक्रीज भी आती है और रिवैल्यूएशन के अंदर डिक्रीज भी आती है। और जब रिवैल्यूएशन के अंदर इंक्रीज आती है तो आपको पता है वो आप लेके जाते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, और जब रिवैल्यूएशन के अंदर जो है वो डिक्रीज आती है तब आप लेके जाते हैं P&L के अंदर। तो इसलिए जब भी एसेट को रीवैल्यू किया जाता है तो रीवैल्यूएशन के वक्त इंक्रीज भी आती है और बोले 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 डिक्रीज भी आती है। अच्छा, मुझे बताएं, जब रिवैल्यूएशन इंक्रीज आती है, अभी कैमरा उधर ही रखो, रिवैल्यूएशन इंक्रीज आती है तो आपको खुशी होती है या गम होता है? खुशी होती है। और जिस वक्त रिवैल्यूएशन में डिक्रीज आती है यानी एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर आपको खुशी होती है या गम होता है? फिर आपको गम होता है। ठीक है जी। पॉसिबल है। चलें, अब हम बात करने लगेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल की। रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री, बस थोड़ा सा वॉल्यूम सबने लो रखना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री होगी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। लेकिन एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, अगर पहले से कोई नुकसान पड़ा हुआ है और फिर सरप्लस आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो है, खुशी तो है। इफ ऑलरेडी, बोलिएगा, इफ ऑलरेडी लॉस इज अपीयरिंग, अगर ऑलरेडी P&L
वाले कॉलम में आपको याद है लॉस आ रहा होता था। अगर ऑलरेडी लॉस नजर आ रहा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सरप्लस बुक करेंगे या पहले पुराना लॉस खत्म करेंगे? डायरेक्ट सरप्लस बुक नहीं करेंगे, पहले पुराना लॉस खत्म करेंगे। एसेट तो बढ़ ही रहा है, सरप्लस बढ़ाना ही, एसेट बढ़ रहा है, तो बोलें क्या एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। अब अगर फिर भी खत्म ना हो तो बाकी को सरप्लस को रिकॉर्ड कर दें सरप्लस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो बता दें जी एसेट रिवैल्यू करने की एंट्री क्या पड़ी थी बचपन, इससे पहले एक वार्म अप की एंट्री होती है, दैट आई नो एंड दैट आई आल्सो नो दैट यू नो, उसको जरा छोड़ें, इससे पहले वार्म अप की एंट्री होती है, वो इंप्लाइड है, वो करनी है पेपर में। आम हालात में रिवैल्यूएशन की एंट्री एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लेकिन अगर पहले से कोई नुकसान पड़ा है तो एसेट को नुकसान को खत्म करें, खुशी रिकॉर्ड करके P&L क्रेडिट करें पहले, बाकी OCI में ले लें। अच्छा ये तो बात होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की। तो इससे मिलती जुलती बात रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ये सरप्लस की बात होगी। अब हम बात करेंगे लॉस की। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब है आमतौर पे रिवैल्यूएशन लॉस की जो एंट्री पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन अगर अब तो पहले से कोई सरप्लस पढ़ाओ, लेकिन अगर पहले से कोई सरप्लस पढ़ाओ, बोलें इफ ऑलरेडी सरप्लस इज अपेयरिंग, अगर ऑलरेडी क्या नजर आ रहा हो जी, सरप्लस नजर आ रहा हो। अच्छा जी आप जरा सोच के बताएं, पहले सरप्लस को खत्म करें फिर लॉस बुक करें और एसेट कम कर दें। लॉस में याद रखिएगा एसेट तो कम होने हमेशा, पहले सरप्लस को खत्म करें, लॉस बुक करें, एसेट को क्रेडिट। तो एक बात याद रखिएगा सर, जब भी एसेट पे सरप्लस आएगा एसेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, और जब भी लॉस आएगा एसेट कम होना। 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा जो भी। चलें जी अब आ जाओ भाई सवाल की तरफ। चलो भी रखो उधर कैमरा, इसने ऑनलाइन में तो पॉज करके आप नोट कर ले आओ कैमरा इधर, निकाल लें जी पेज 370। आ जाए आगे आ जाए। तो भाई मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आपके 2 दोस्त हैं, लेट आते हैं, आप टाइम पे आए होते हो, ये दोनों लेट आते हैं, तो इसकी कोई ठोस वजह बता दो जरा। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेहरबानी। वापडा ने एक प्लांट लगा लिया इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए। इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, इसने हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है कि लैंड आपकी तरफ से, प्लांट हमारी तरफ से। तो लैंड हुकूमत ने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया 20 ईयर्स के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला जो FR1 के अंदर आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। However, it has agreed to restore the site। 20 साल के लिए हम ये लैंड हुकूमत वाले इस्तेमाल करेंगे, प्लांट लगाएंगे वहां पे, वापडा वाले बिजली जनरेट करेंगे, और 20 साल के एंड पे प्लांट को डिसमेंटल करके हमें जाना होगा। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अंडर, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ये आ रही है। अच्छा जी, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज ₹450 million and it is estimated that site restoration cost would amount to ₹260 million। ये अंदाजा लगाया गया कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट है 450 मिलियन, लेकिन ये एस्टिमेट किया गया है, ये तो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बल्कि इसको तो मैं ये करूं कि ये पेड वाली चीज़ है, ये 450 पेड वाली चीज़ है, ये 450 पेएबल नहीं है। अच्छा 450 तो आज आपने प्लांट खरीदने का खर्च कर लिया, और 250 रुपया नहीं 260 मिलियन खर्च हो गया या होगा, होगा, इट इज एस्टिमेटेड, ये खर्च होगा। ये 260 मिलियन हैं दैट वुड बी पेड, जो दिए जाएंगे जब आप प्लांट को डिसमेंटल करेंगे 20 साल के बाद। तो जब आप प्लांट को 20 साल के बाद डिसमेंटल करेंगे तो ये पैसे उस वक्त दिए जाएंगे। तो बताएं एसेट की कॉस्ट में 260 डालूं या 260 की पीवी? 260 की पीवी डालेंगे इसमें। 450 पे एसेट को बुक नहीं करेंगे, 450 जमा 260 की प्रेजेंट वैल्यू।
चलें जी, ये वाली लाइंस हम पढ़ते हैं और अभी हम कहाँ खड़े हैं बोलें? यहाँ पे देखें कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आज आके ना जो इसने लाइन डाली है वो कहाँ डाली है? अभी मैंने तीसरे पॉइंट में, when the plant commenced its operations, that is on यकम जनवरी 15, the prevailing market rate was इतने। Prepare accounting entries for year ended 31 दिसंबर 2020 based on above information। लेकिन हम 31 दिसंबर 20 की नहीं करेंगे, हम शुरू वाले से सारे सालों की करेंगे। तो मैं इस वक्त यकम जनवरी 15 से जो है वो आपको एंट्रीज करवाना शुरू करवाऊंगा। तो यकम जनवरी 15 को हमने प्लांट खरीद लिया। अब प्लांट जो हमने खरीद लिया इसके लिए हमने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है और यकम जनवरी 15 को मैंने प्लांट खरीदा, 31 दिसंबर 16 तक मैं ये वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा, 31 दिसंबर 18 तक ये वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा, 31 दिसंबर 20 तक ये वाली लाइन नहीं पढ़ूंगा। पता नहीं इनको हर 2-2 साल बाद क्या पता नहीं इनको हर 2-2 साल बाद क्या मसला हो रहा है कि कुछ ना कुछ बदलते जा रहे हैं। तो इसलिए इस सारे डाटे को आप छोड़ें कि 16 के एंड पे क्या हुआ, 18 के एंड पे क्या हुआ, 20 के एंड पे क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं यकम जनवरी 15 की सुबह क्या हुआ, यकम जनवरी 15 की सुबह क्या हुआ। तो वहां से हम जो है वो सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यकम जनवरी 15 की सुबह मुझे बोलें 450 पे प्लांट बुक करें या 450 जमा 260 की पीवी, 260 की पीवी। चलिए जी, डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L, ये 2 कॉलम मैंने लास्ट क्लास में नहीं डाले थे क्योंकि वहां कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा था। यहां पे कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की तरह ये 2 कॉलम इधर भी डालने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। चलें जी, एसेट की डेट ऑफ परचेज बताएं। यकम जनवरी किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? 450। 450 तो इसकी कॉस्ट होगी। 20 साल बाद कितने का डिसमेंटल कराना है? 200। 260 की क्या लेंगे? पीवी लेंगे। तो 260 को इधर लिखेंगे, 260 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर माइनस 20, 1.07 रेज़ टू पावर माइनस 20। पॉइंट के बाद एक डिजिट पे कैलकुलेटर पे शायद सेट कर दें तो बता दें क्या जवाब आ रहा है। क्या? 67.2, 67.2, 450 प्लस 67.2 बोलें जी। 517.2। चलें जी, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटी छोटी एहतियातें होंगी, वो आपने गौर से जो है वो सुनते रहना है। पहला सवाल मेरा ये था कि एसेट को 450 प्लस 260 पे बुक करें या 450 प्लस 260 की प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट। अब मोहतरम फिलहाल डेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे। और याद होगा इस टॉपिक में मैं कहा था डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपस में बहने हैं, तो आप डिसमेंटलिंग के करीब होंगे, इंटरेस्ट का इंपैक्ट भी रिकॉर्ड करना है और एसेट वैल्यू लूज करे इसलिए डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी रिकॉर्ड करना है। तो डेप्रिसिएशन पहले मुझे आप कैलकुलेट करवाएं। डेप्रिसिएशन आएगी जी इसकी 517.2 इसकी कॉस्ट है और डिवाइड होगी 20 ईयर्स से 25.9, दैट इज द डेप्रिसिएशन। भाईजान तरतीब देखे मैंने डेप्रिसिएशन के साथ डेट नहीं डाली और डेप्रिसिएशन निकाल ली। जब डेप्रिसिएशन निकाल लें तो डेट डाल दें, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब डेट डाल दें, बल्कि अब डेट्स डालना जरूरी है आगे, क्योंकि अब हमने प्रोविजन को छेड़ना है तो प्रोविजन के लिए तो डेट्स चाहिए। तो मैंने हिंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट ना लिखा करें, डेप्रिसिएशन निकाल के डेट जरूर लिख लिया करें, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ निकालने में ना मसला हो जाता है कुछ लोगों को, इस वजह से ये आदत डाली हुई है डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखा करें, रिमेनिंग लाइफ कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं इस तरह। अच्छा जी, अब आगे डेट्स लिखनी पड़ेंगी। 31/12/15 एसेट वैल्यू लूज कर गया और इसकी कैरिंग अमाउंट सिर्फ रहेगी 491.3। लायबिलिटी को 67 पर पड़ा रहने दें या 20 साल में 260 पे लेके जाना है। देखें इधर 260 को डिस्काउंट करके आप 67 पे ले आए। आप 67 के डिस्काउंट को खोलते 20 सालों बाद हो गए पूरे 20 सालों तक आपने किस पे लेके जाने? 260 पे। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट अब आपने करनी है, डिस्काउंट खोलना है, लेकिन इसकी एंट्री एसेट में नहीं जाती, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने कहा था रिकॉर्ड होगा, तो स्लैश इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें। अच्छा ये देखिएगा मजे की बात, डेप्रिसिएशन निकल के कैरिंग अमाउंट बैलेंसिंग आती है, लेकिन इधर कैरिंग अमाउंट निकल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग आएगा। तो एसेट कितने में डिसमेंटल होना है?
260 में। इस 260 के सामने ये वाली डेट आप देखनी पड़ेगी आपको। ये वाली डेट मुझे देख के बताएं कितने साल हो गए खरीदे हुए, कितने साल बाद टोटल डिसमेंटल होना था 20, तो कितने साल रह गए हैं डिसमेंटल होने में। इस डेट को देख के डिसीजन किया करना है कि रेज़ टू पावर -19 है। तो 1.07 रेज़ टू पावर -19 साल बाद इसने डिसमेंटल हो जाने प्लांट में। 71 पॉइंट, ये देखें 67 बढ़ के 71 हो गया। ये बढ़ते 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 20 साल तक 260 पे चला जाएगा। बैलेंसिंग 4.7, ये इंटरेस्ट है। चलें जी, मेरे जनरल एंट्री सुन लें फिर लिख लीजिएगा। 15 एसेट डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 67.2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। ये देखो इधर आओ, एसेट डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। तो एंट्रीज मैं इधर से देखता रहूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, अब सवाल के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि 31/12/16 को एक मसला हो गया है ऑन 31 दिसंबर 16। मोहतरम 31/12/15 को खड़े होके ये ना सोचें 31/12/16 को क्या हो गया, पहले 31/12/16 पे मुझे आने दें, फिर इकट्ठे देख लेंगे 31/12/16 को क्या हुआ है। यानी 31/12/16 पे पहले मुझे पहुंचने तो दें, फिर देखेंगे 31/12/16 को क्या हुआ है। तो फिलहाल ऐसा करें, एक साल और डिप्रिशिएट कर दें, क्योंकि 31/12/16 का साल हमने डिप्रिशिएट करना है। वो मैंने कहा आपको डिडक्शन के साथ डेट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी तो अमाउंट भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। तो 25.9 को एज इट इज लिखने अगले साल, तो डिप्रिशिएशन तो एज इट इज लिखते हैं 25.9। अच्छा हाँ, आप डेट लिख दें डिडक्शन के साथ, ये तरतीब में देखा करें। 25 डिडक्शन लिख दी, अब डिडक्शन के साथ क्या लिखी जाने लगी है। हाँ, आप WDVs वगैरह कैरिंग अमाउंट सारी निकालें। 31/12 कैरिंग अमाउंट 465.4। अच्छा जी, अगर निकालें सीए तो खुद ही निकालें आगे, ये प्रोविजन वाला। डिस्काउंट खुल रहा है, ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती चली जा रही है। रेज़ टू पावर, वो हजरात हाथ खड़ा करें, सच्ची सच्ची बताने जिन्होंने यहाँ -19 देखा तो उन्होंने कहा यहाँ -18 लिख देते हैं, हाथ खड़ा करें वो हजरात। कोई फायदा नहीं होता, जितनी मर्जी दफा इनको कह दो कि डेट देखें। कल वाले सवाल में उसने बीच में से 12 साल छुड़वाने हैं और एकदम जम मारनी है उसने किसी साल पे, फिर उसके बाद आपने आउट हो जाना है। तो आपने कहना ये कैसे आया, रेज़ टू पावर माइनस कैसे लिखते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए बाहर आ जाए इन चीज़ों से, रेज़ टू पावर मेरे से सीखिए कैसे लिखना होता है। रेज़ टू पावर लिखने का तरीका ये होता है कि 260 आपने यहाँ लिख दिया, इसको डिस्काउंट करना है, इसके सामने वाली तारीख देखें, इस पर रखें उंगली। 31/12/16 की कैरिंग अमाउंट चाहिए मुझे लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी की 31/12/16 की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए खरीदे हुए कितने साल हो गए, पूरा 15 पूरा 16, कितने साल हो गए 2, टोटल साल कितने हैं 20, बकाया। प्रोविजन का जब डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो डेट सामने होनी जरूरी है, लेकिन डेप्रिसिएशन में मैंने कहा था जब रिमेनिंग लाइफ वगैरह निकालनी है तो डेट सामने लिख के कंफ्यूजन आ सकती है। ओके चलें जी, रेज़ टू पावर -76.9 बैलेंसिंग। चलें जी, अब दो एंट्रीज बता दें। डेप्रिसिएशन अब इस साल तो दो ही एंट्रीज होंगी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये देख लें जरा, इस तरह ना सालों को अलग अलग लेते हैं। ये अभी साल को आपको डबल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साल में एक और मसला भी हुआ है। फिलहाल बता दें ये दो एंट्री सही है। क्लियर? चलें जी आगे। तो ये कल वाले की रिवीजन हो गई, लेकिन अगर आप हजरात को थोड़ी सी मैं बात करूं तो ये भी याद होनी चाहिए। मैंने कहा था 4.7 ऐसे भी निकल सकता है, 67.2 इंटू 7%। जरा देखें, 67.2 इंटू 7%, 4.7। और ये 5 ऐसे भी निकल सकता है, 71.9 इंटू 7%। ये कंपाउंड खुद ही हो गया, देखें इसमें ये कंपाउंड करके डाल दिया ना, 4.7 कंपाउंड करके डाल दिया 70। अब 71.9 के ऊपर रेट लगाएंगे, देखें 5 आ रहा होगा।
तो ये तरीका भी कल बताया था, बल्कि IFRS 15 में हम इस तरीके को ज़्यादा प्रेफर किया करेंगे, वहाँ भी ये मसला आया करेगा। डेटर हमें कहेगा मैं 4 साल बाद पैसे देने हैं, तो हम डेटर के वैल्यू को डिस्काउंट किया करेंगे। और यार ये वो सारा ही है, अगर कंसोलिडेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो फिर हमने 20 साल बाद सऊदी किंग को अगर 260 रुपये देने हैं तो ये सारा वही है। 67.2 की एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग वन डेबिट, और वो इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग वन में जाती थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट या डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, फिर दोबारा अगले साल इंटरेस्ट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। तो कंसोलिडेशन में भी जो सऊदी किंग को पैसे देने का वादा होता था ना, जिसमें हम कहते थे उर्दू में थोड़े से पैसे ले लेना, तो उसमें भी 100% यही सारी अकाउंटिंग है। ओके, अब जी मुझे बता दें 31/12/17 का साल लिखूं, ये 31/12/16 के साल के एंड पे कोई हादसा हो गया है? अच्छा, इस हादसे को जरा साइड पे रख के मुझे बताएं, जो बुक्स में मैं एसेट लेके चल रहा हूं वो डिसमेंटलिंग की पीवी डाल के लेके चल रहा हूं या डिसमेंटलिंग की पीवी डाले बगैर लेके चल रहा हूं बुक्स में एसेट? बुक्स में मेरा एसेट 517 पे है, 450 पे। क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रॉस फिगर है, ग्रॉस, इसके अंदर जो है वो एसेट की प्राइस भी पड़ी है और डिसमेंटलिंग भी पड़ी है। अगर मैं इस फिगर में से डिसमेंटलिंग माइनस कर दूं तो मेरा एसेट सिर्फ कितने का रह जाएगा? नेट कॉस्ट कितनी है? 450। तो ट्राई टू गेट द पॉइंट, क्योंकि अगली लाइन मैंने आपको समझानी है। क्या ये एसेट की कॉस्ट है? जी। इसमें डिसमेंटलिंग डाली तो टोटल कॉस्ट एसेट की जो ग्रॉस कॉस्ट बन गई 517 पॉइंट। इस 517.2 में से अगर मैं डिसमेंटलिंग निकाल दूं तो नेट मुझे एसेट फिलहाल कितने का है? 450 का। लेकिन 450 पे रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है स्टैंडर्ड में, हमने किस पे रिकॉर्ड करने? 517.2 पे। अब जब वैल्यूअर से एसेट वैल्यू करवाया जाएगा ना, तो अगेन फड्डा आएगा। वैल्यूअर दो किस्म के हैं दुनिया में, कुछ वैल्यूअर रीवैल्यूड अमाउंट इसके बिल मुकाबिल वाली बता देते हैं, और कुछ वैल्यूअर रीवैल्यूड अमाउंट इससे मिलती जुलती बता देते हैं। तो कुछ वैल्यूअर रीवैल्यू करते हुए डिसमेंटलिंग को इग्नोर कर देते हैं और बता देते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है इस वाले एसेट की, और कुछ वैल्यू बता देते हैं डिसमेंटलिंग डाल के जो आपका वाला एसेट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा डाटा दिया हुआ है। लेकिन हमें याद रखिएगा फेयर वैल्यू वही चाहिए होती है जिसमें डिसमेंटलिंग डली हो, क्योंकि कॉस्ट में डिसमेंटलिंग नहीं डली हुई थी, हमने डाल कर प्राइस निकाली। डिसमेंटलिंग डली हुई है, इसमें डिसमेंटलिंग नहीं डली हुई, तो ये नेट है। हमें नेट नहीं चाहिए होती, हमें डिसमेंटलिंग डाल के टोटल चाहिए होती है। देखते हैं वैल्यू ने कौन सी वाली वैल्यू निकाल के दी है। ऑन 31/16 को प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट, इसमें रिस्टोरेशन डाली हुई है या नेट कर दी हुई है? तो इसका मतलब है इसमें रिस्टोरेशन शामिल नहीं है। नेट का मतलब लिख लें, इसमें रिस्टोरेशन शामिल नहीं है, या डी इंस्टॉलेशन, इसमें डी इंस्टॉलेशन शामिल नहीं है। तो इसने खाली एसेट को रिवैल्यू किया है या इसने डिसमेंटलिंग की अभी रिवैल्यूएशन डाल दिया है खाली एसेट को? ओके, चलें जी। अब बता दें 410 में डी इंस्टॉलेशन तो नहीं पड़ी हुई, तो डालूं? बिल्कुल डालें। 410 में डी इंस्टॉलेशन नहीं पड़ी हुई, डालूं। 31/12/16 मोहतराम, ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट नहीं है, डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हो रहा, मजदूर जो पैसे मांग रहे हैं वो वाली प्राइस नहीं बदल रही, इसको रिवाइज कैरिंग अमाउंट नहीं लिखना। अभी आपने सिर्फ IAS 16 लगाना है, इसको लिखना है रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, जो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल वाले ने हमें दी है 31/12/16 रीवैल्यूड अमाउंट, वो कहते हैं नेट ऑफ डीकमीशनिंग है। तो बता दें ये अमाउंट डिसमेंटलिंग डाल के ये अमाउंट है, तो इसे ग्रॉस कहेंगे, तो इसे नेट। तो नेट जैसी दे दी है, ये नेट थी ये, अभी सवाल ने नेट जैसी दे दी है। कितनी दी है सवाल ने? 410। इसमें ये वाली डिसमेंटलिंग डालूं या ये वाली डिसमेंटलिंग डालूं? मैं 31/12/16 पे खड़ा हूं, अकल लगा के बताइएगा। इस 710 में ये वाली डिसमेंटलिंग डालूं, ये वाली डिसमेंटलिंग डालूं? 76.9 वाली डिसमेंटलिंग डालेंगे। जाहिर बात है अगर ये वैल्यू मार्केट वैल्यू किस दिन की है 31/12/16 की, तो इसमें डिसमेंटलिंग भी कौन सी वाली होनी चाहिए? 31/12/16। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो समझने वाला था रिवैल्यूएशन के एतबार से। 486.9। अच्छा, अब आप मुझे बता दें प्रोविजन में कोई चेंज आ रही है या एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है? एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है। अच्छा, मुझे ये बता दें सरप्लस आ रहा है लॉस आ रहा है? भैया अटेंटिव रहना जरा 2 मिनट। 465 वाली चीज 486 पे जा रही है, ये 16 की बात है, स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं है। सरप्लस आ रहा है लॉस? सरप्लस आ रहा है।
नॉर्मल हालात हैं या पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है? नॉर्मल हालात हैं या पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है? अब आपको एंट्रीज की ज्यादा बेहतर समझ आ रही है क्योंकि यहाँ चीजें खुली हुई हैं। नॉर्मल हालात हैं या पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है? नॉर्मल हालात कर दें। तो 31, 12, 16 को रीवैल्यूएशन सरप्लस जी कितना आया? 21.5। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 21.5। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा मैं, वो जरा देखिएगा इधर। आई एम स्टिल स्टैंडिंग ऑन 31, 12, 16। देयर इज नो चेंज इन प्रोविजन, देयर इज नो चेंज इन प्रोविजन। और रिवैल्यूएशन की एंट्री ये सीखी हुई है, ये हमने कर दी 76.9। सर हमने 67.2 शुरू में डाल दिया था, उसको 3.4 3.4 करके वहां पे बिल्डिंग चार्ज देती थी, फिर दोबारा 76.9 क्योंकि इस प्राइस में उसने रिवैल्यूएशन डाल के नहीं लिखा। हम चल यहां से रहे हैं, हम इस प्राइस से नहीं चल रहे, हम इसकी ये वाली प्राइस से चल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, नेट का मतलब शामिल नहीं हो सकता, अजीब सा मतलब बन जाएगा, वरना नेट का मतलब शामिल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ना ये वाली भी लिख दी है क्योंकि मुझे ये पता है ये बच्चों का मसला आता है, काफ़ी सारे बच्चों का मसला आता है। नेट का मतलब शामिल नहीं है ना यार। देखो इसमें मैं डीकमीशनिंग डालूं तो इसमें डीकमीशनिंग डलेगी है, ये ग्रॉस टाइप चीज़ है, तो इसमें ये माइनस कर दूं तो ये फिर नेट हो जाएगी। ओके चलो जी आ जाओ इधर। कुछ 31 दिसंबर 18 को हुआ है, लेकिन आप 2 साल टेंशन ना लें, 2 साल नॉर्मल तरीके से सवाल को चलने दें, 2 साल नॉर्मल तरीके से सवाल को चलने दें। 31, 12, 18 को देखेंगे क्या हुआ, लेकिन यहां पे खड़े होकर मुझे बता दें किस साल की एंट्रीज कर लेना जरूरी है। 16 की एंट्रीज कर लेना जरूरी है। जरा शुरू से एंट्रीज रिवाइज करवा दें। ऐसा डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67 पॉइंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकॉमोडेशन डेप्रिसिएशन के साथ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं भूलनी इस टॉपिक में। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकॉमोडेशन क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। ये एंट्री नहीं कर सकते, पहले वार्म अप की एंट्री करेंगे। अकामुलेटेड ऑप्शन 2 सालों की पड़ी हुई है इस वक्त। अकामुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये कितना बना 51.8। अकामुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट और एसेट डेबिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये देख लें एंट्री सर, 2 सालों का डेप्शन शिफ्ट कर दी। अकामुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई। ये 16 का साल खत्म हो गया। अब आप ये ऐसे करके ब्रैकेट में ले लें, ये 16 का साल खत्म हो गया, आगे 17 का साल होगा। चलें जी आगे तो नॉर्मल तरीके से चलें। कोई मशवरा दें आप, 17 में क्या करूं, डेप्रिशिएट करूं या एसेट बाजार से जाकर खरीदूं? डेप्रिशिएट करूं। डेप्रिशिएट करते हुए कोई एहतियात बता दें। डेट ना डालें क्योंकि रिमेनिंग लाइफ कुछ बच्चे डेट लिखने की वजह से गलत निकाल जाते हैं। डेट लिखने की वजह से कुछ बच्चे रिमेनिंग लाइफ गलत निकाल जाते हैं, इसलिए डेट ना लिखें, डेप्रिसिएशन निकालनी है अब। जी हजरात मुझे बताएं मैंने किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है, 517 को या 486.9 को? 486.9 वाली प्राइस को मैंने कितने सालों में खत्म करना है? इसके लिए मेरी बात सुनिएगा, आपने इस प्राइस को खत्म करना है तो इससे पहले कितना अरसा डेप्रिशिएट हो चुका है? पूरा 15, पूरा 16, कितने साल? 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका। टोटल कितना था? 20। कितना रह गया? 18 रिमेनिंग लाइफ निकालने। 486.9 डिवाइडेड बाय, लेकिन यार ऐसा ऐसा सरप्लस को भी तो फेंके ना रिटेन अर्निंग में, सरप्लस को भी तो फेंके रिटेन अर्निंग में। जी बोले 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 उसी तरह जिस तरह करते थे। 21.5 डिवाइडेड बाय 18 और स्लैश वो फिर इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब डेट डाल दें, अब अपनी कैलकुलेशन अब डेट डाल दें, एक दफा डेट डाल दें फिर आगे चलते हैं। अब परेशानी डेप्शन की फिगर निकलेगा, अब डेट डाल दें। जी बोले 27.1.2 थोड़ा थोड़ा करके खत्म होगा ना ये, टोटल 18 सालों में खत्म हो जाएगा। 31, 12, 17 चलें जी वो निकाल लें आप, इंटरेस्ट और इसकी कैरिंग अमाउंट पूरा कर लें, आगे इंटरेस्ट और कैरिंग अमाउंट निकाल दें। चलें जी आ जाए।
31/12/17 कैरिंग अमाउंट 450, इधर नहीं लिखा था आपने स्लैश इंटरेस्ट, लिखा होगा आप लोगों ने तो लिखा होगा। हाँ जी बोले 4 और ये 20.3। अच्छा ये देखें, ये मजे की चीज है, ये वाली फिगर्स पहले नहीं देती, कैरी डाउन देके फॉर द ईयर बैलेंसिंग देती है। अब ये ज्यादा -17 वाले हैं ना, इनको फारिग करें, आप लोग इधर आए, -17 बस ऊपर -18 पड़ा, तो इधर -17, तो इस तरह मत देखें। 31/12/17 पे आप खड़े हैं, तो 31/12/17 पे आपको लाइबिलिटी की अमाउंट निकालनी है। तो पूरा 15 पूरा 16 पूरा कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं। तो बता दें टोटल कितने हैं? 20 बकाया 17, तो 17 साल बाद डिसमेंटल हो जाना है। 1.07 रेज़ टू पावर -17 82 चलो भाई, आप जो लास्ट में खड़े हैं, बैठे हैं, बल्कि लास्ट में बैठे हैं, खड़े हो जाए, तो इस तरह की एंट्री बताएं। ठीक है, गुड। 1.2 की बताएं। सरप्लस थोड़ा सा इधर कर लो ना, नजर आ रहा है? ये देख यार, आदो की यार, इसकी एंट्री नहीं आती। चलिए इसकी एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, सरप्लस डेबिट, लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो एंट्री होती है ना, सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट, ये ओसीआई से रूट नहीं होती। तो सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और इन द एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन बढ़ रही है, 76 से 82 हो जा रही है, डिसमेंटलिंग के हम करीब होते जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ये कर रहा है बोल के रुक क्यों गए थे? कर रहा है डेट मेरी तरफ से। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। तो 17 भी क्लोज हो गया। भाई 31 दिसंबर 18 को कुछ हो गया है, दूर से नजर आ रहा है। 31/12/17 पे खड़े होके नजर आ रहा है हमें कि 31/12/18 को कुछ हो गया है। करीब जाके देख लेते हैं, लेकिन क्या करें, पहले वहां पहुंच तो जाएं। तो यहां से खड़े होकर आपको नजर आ रहा है कि मरी में कोई मसला है, तो वहां पहुंच के ही कोई हल करेंगे ना मसला, ठीक है? वहां पहुंच के हल करेंगे ना। तो यहां खड़े होकर नजर आ रहा है कि 31/12/18 को कुछ हुआ है, तो पहले 31/12/18 पे पहुंचे तो सही। तो इसलिए मोहतरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भी इजी लेते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते रहे गौर से जो मैं कर रहा हूं। तो 31/12/18 पे आपने घर में सीधे 31/12/18 वाले एडजस्टमेंट पढ़े होने हैं, फिर अगले दिन आके आपने मुंह चुका है, अच्छा ये क्या हुआ था? तो 31/12/18 को भी ना पढ़े, पहले 31/12/18 पे पहुंचे, फिर उसके बाद 31/12/18 को पढ़े। क्या करना है उसको? उधर तो कुछ अजीब सामने लगा होगा, पहले हम 31/12/18 पे आ तो जाए ना। इधर ऊपर वाली बात मजे की देखें, ऊपर वाली चीज, पहले हम 31/12/16 पे पहुंचे थे, फिर कुछ किया था। 4 डेट नजर आ रही है 31/12/16 की, पहले पहुंचे थे फिर कुछ किया था। और 31/12/17 पे चलते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होना है। 18 पे डेट रहने दें, डेट रहने दें। ये हाथ थे कुछ ऐसे 3 लिख बैठे हैं, देखें कुछ हाथ थे जो डेप्रिसिएशन लिखने से पहले 3 लिख बैठे हैं। अल्लाह इन गुनाहगार हाथों को। अच्छा जी, 31/12/17 में तो हम खड़े हैं। अब आप क्या लिखें? डेप्रिसिएशन। लेकिन मोहतरम स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, आपने इसी को 18 से डिवाइड करना है, इसी को आपने 18 से डिवाइड करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, इसलिए नो टेंशन, आप एज इट इज लिख लें। 27.1 डन। तो अब डेट डालें, अब डेट डालें। मोहतरम रिमेनिंग लाइफ निकालने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी? कुछ अजीब हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और फिर रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत पड़ी हो जी। 31/12/18 स्लैश इंटरेस्ट, 31/12/18 432.19.1। भाईजान थोड़ा सा हौसला करें। और किस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए मुझे लायबिलिटी की? साल कब शुरू हुआ है, यानी ऐसे कब खरीदा? 1 जनवरी। पूरा 15 पूरा 16 पूरा 17 पूरा 18, कितने साल हो गए? 4। टोटल साल 20, 20 - 4 16, 16 साल बाद ऐसे डिसमेंटल होना है। $88.1। चलें जी, 3 एंट्रीज बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। भाई ये पूछ रहे हैं कि 31/12/18 को रेट चेंज हो गया है। मोहतरम 31/12/18 को चेंज हुआ है, 31/12/18 को चेंज हुआ है।
ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 29 दिसंबर 18 तक का इंटरेस्ट है या 30 दिसंबर 18 तक का इंटरेस्ट। अगर आप ऐसे समझना देते हो ऐसे समझ लो। ये तो मुझे नॉर्मल तरीके से निकालने दो ना। 31 दिसंबर 18 को रेट चेंज हुआ या साल के शुरू में रेट चेंज हो गया? 31 दिसंबर 18 को रेट चेंज हुआ तो 31 दिसंबर 18 तक पुराना रेट लगेगा। तो इसलिए अगेन वही बात, वही मसला हो गया ना जो इन्होंने। मसला ये है कि आपने ना 31 दिसंबर 18 की डेट नहीं पढ़ा करनी, पहले सवाल पे ना वहां तक पहुंचना है, पहुंच के फिर देखना है आप सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, वरना आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिख नहीं सकेंगे। उसके साथ तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट मैंने लिखना होगा। तो अभी तो कैरिंग अमाउंट मैंने निकाली है, कैरिंग अमाउंट आएगी तो इसे रिवाइज करूंगा ना। अब कैरिंग अमाउंट निकल आई, अब इसे रिवाइज करेंगे। बहरहाल इन द एंड वही बात कि कोई भी डेट आ जाएगी ना 31 दिसंबर 18 या ये वो, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने जब तक के उस डेट पे आप पहुंच ना जाए। अब हम पहुंच गए उन डेट्स पे, उन डेट्स पे हमने वैल्यूज निकालनी है। अब इन कैरिंग अमाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है 31 दिसंबर 18 पे, इनको खड़े होकर हम रिवाइज कर सकते हैं। बहरहाल मैं तो भी एंट्रीज करा रहा था आपको, डेफिशिएंट डेबिट, अकॉमोडेशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। ये 27.1 वाली, 1.2 वाली और 5.4 नीचे है 31 12 18 वाली, यहां तक हमने कर लिया। ले आओ भाई कैमरा इधर। अब मोहतरमा रिवैल्यूएशन मॉडल में ना आपने दो किस्म की एंट्रीज से आपका पाला पड़ेगा, दो किस्म की एंट्रीज से। टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज से आपका पाला पड़ेगा। एक आपका पाला पड़ेगा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, जिसे मैं कहूंगा एसेट की मार्केट वैल्यू उसने दे दी है, जैसे कि मैंने 31 12 16 के एंड पे किया एसेट। एक आपको रिवैल्यूएशन मॉडल में पाला पड़ेगा डी कमीशनिंग पता नहीं कितने एमआरएस आते हैं इसमें, देख लीजिएगा शायद मैं गलत लिखा हूं। डी कमीशनिंग का एस्टीमेट आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या चेंज हो सकता है? डी कमीशनिंग के एस्टीमेट में आपका डी कमीशनिंग कॉस्ट रिवाइज हो सकती है, यानी कि कल वाले सवाल में 100 से 140 पे चली गई थी, और आपका डिस्काउंट रेट चेंज हो सकता है। डन। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आपका दो किस्म की एंट्री से पाला पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की एंट्री से पाला पड़ेगा और डी कमीशनिंग एस्टीमेट आपका रिवाइज हो रहा होगा। इन एंट्री से भी आपका पाला पड़ सकता है, पाला तो पाला है, तो इन एंट्री से भी आपका पाला पड़ सकता है। क्लियर? अच्छा, इधर देखिएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर डी कमीशनिंग यानी मजदूर 100 की बजाय 140 मांग रहे हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, बाद में नोट करना। डी कमीशनिंग की एंट्रीज के दौरान अगर आपका पाला पड़ गया कि 100 की बजाय मजदूर 140 मांग रहे हैं, तो मोहतरम ये वाली एंट्रीज भी करेंगे। आपके प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है तो ये एंट्रीज कर दें। ये एंट्रीज किसके लिए हैं? कॉस्ट मॉडल के लिए। ये एंट्रीज किसके लिए हैं? अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको एंट्रीज पढ़ाने लगा हूं, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको एंट्रीज पढ़ाने लगा हूं। इधर देखिएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में दो किस्म की एंट्री से पाला पड़ेगा। कभी एसेट रिवैल्यू हो रहा होगा, कभी एसेट रीवैल्यू हो रहा होगा, तो आपको ये चार एंट्रीज में से कोई करनी पड़ेगी। और कभी मजदूर 100 की बजाय 140 मांग रहे होंगे या इंटरेस्ट रेट बदलना होगा, तो भी कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी। वो इस जैसी हैं, इस जैसी हैं, लेकिन 100% सेम नहीं है। वो इस जैसी कैसे हैं ये जरा देखिएगा। ब्लू मार्कर ले लेते हैं, ब्लू मार्कर ले लेते हैं। ये एंट्रीज में इसलिए नहीं काटने लगा कि ये गलत हैं, ये एंट्रीज बिल्कुल आपको आनी चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन से भी पाला पड़ा करेगा। ये एंट्रीज में इसलिए काटने लगा हूं कि मुझे ये एंट्रीज और डी कमीशनिंग के एस्टीमेट की रिवीजन की एंट्रीज किसी हद तक दिखने में सेम लगती हैं। वजह, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक खुशी होती है, रेड मार्कर। रिवैल्यूएशन सरप्लस एक खुशी होती है और रिवैल्यूएशन लॉस एक गम होता है। रिवैल्यूएशन लॉस एक गम होता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अ खुशी एंड रिवैल्यूएशन लॉस इज अ गम। ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल में क्या एंट्रीज की थी हमने? छोड़े परे, फारिग करें इनको, हमारी तरफ से जहां मर्जी जाएंगे। मुझे बताएं, चलते चलते मजदूर
डी कमीशनिंग कॉस्ट 100 की बजाय 140 मांग लें, ज्यादा मांग लें, तो मुझे डी कमीशनिंग को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 100 से 140 पे लेके जाना पड़ेगा। मजदूर ज्यादा पैसे मांग लें, डी कमीशनिंग को जब मुझे डी कमीशनिंग को बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे गम होगा या खुशी होगी? गम होगा मुझे, क्योंकि मुझे डी कमीशनिंग को बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि डी कमीशनिंग या प्रोविजन मैंने बढ़ानी है तो क्या ये गम की बात होगी? रिवैल्यूएशन लॉस भी तो गम ही है, ये भी तो गम ही है। दो तरीके से इधर गम आ सकता है, दो तरीके से गम आ सकता है। एसेट सस्ता हो गया तो हम मुंह इधर बना के, मेरा ही एसेट सस्ता होता है। मजदूर 100 की बजाय 140 मांगने लगे, मेरे ही मजदूर मांगते हैं, 100 की बजाय 140 मांगने लग गए। तो ये देखिएगा, एसेट सस्ता होने पे गम होता है और मजदूरों के ज्यादा पैसे मांगने पे गम होता है। सोचें जरा, आपका एसेट सस्ता हो गया, आपका एसेट सस्ता हो गया मार्केट में, गम होगा आपको। अच्छा, एसेट आपने करना है डी इंस्टॉल, मजदूरों ने कहा डी इंस्टॉल करने के ज्यादा पैसे मांगे, दोनों गम की बात है। अच्छा इधर आए, एसेट आपका महंगा हो गया, एसेट क्या हो गया? महंगा हो गया। लुटियां डालेंगे आप, एसेट क्या हो गया? महंगा हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस। या मजदूरों ने कहा 200 की बजाय चल 160 कर लेते हैं आपसे, 200 की बजाय 160 कर लेते हैं आपसे। तो बता दें, प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, तो ये भी खुशी की बात है, ये भी क्या है? खुशी की बात है। अच्छा, तो ये जो नया सेट ऑफ एंट्रीज है ना, ये मैं आपको लिख के देने लगा हूं ब्लू मार्कर से, नया सेट ऑफ एंट्रीज ब्लू मार्कर से। अच्छा इधर देखें, मजदूरों ने कहा कम पैसे मांगेंगे, लायबिलिटी कम होगी, समझ आ गया? लायबिलिटी कम होगी तो आप ये एंट्री करेंगे, लायबिलिटी डेबिट, खुशी इन ओसीआई क्रेडिट। ये भी खुशी ओसीआई में जाती है एसेट की तरफ। मजदूरों ने कम पैसे मांगे, जल्दी एंट्री सोचें। ओहो, कॉस्ट मॉडल में बिल्कुल डिफरेंट एंट्रीज हैं। कल कॉस्ट मॉडल का एक और सवाल मैंने आपको रिवीजन के लिए करवाना है। कल एक सवाल इस मॉडल से करेंगे, इस मॉडल से करेंगे। कॉस्ट मॉडल में एंट्रीज को फारिग करें, कॉस्ट मॉडल में बिल्कुल डिफरेंट तरीके एंट्रीज करने का, उसको तो फारक करें आप बिल्कुल। आप सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल में आ जाएं, प्रोविजन के कम होने की एंट्री बताएं। अच्छा जी, प्रोविजन कम होना क्या होता है? मजदूर 200 मांग रहे थे, आप कहते हैं 180 मांगने हैं, तो हमें खुशी हो रही है, तो प्रोविजन या लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट और सरप्लस इन ओसीआई। लेकिन अगर यार तुम मुंह उधर कर ले अपना थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये बाजू भी इधर से, दूसरा बाजू ऐसे रखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर भी हो। अच्छा, यानी कि मैं इधर करता हूँ, इसका मुंह ऑटो में लगा, पीछे रो में हो जाता है, फिर मैं इधर करता हूँ। प्रोविजन कम करना है, मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं, लेकिन अगर पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है, उस लॉस को खत्म कर दें और बाकी खुशी कहां ले जाएं? मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं, पहले से कोई लॉस पड़ा हुआ है, उस लॉस को और बाकी, ठीक है जी, प्रोविजन डेबिट। आगे चलें, इधर देखें, मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो मुझे क्या होगा? गमों को कहां डालते हैं? P&L डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। गम को P&L में डालते हैं, P&L डेबिट प्रोविजन। लेकिन गम को P&L में डालने से पहले देखते हैं, पहले कोई खुशी पड़ी हुई उसे खत्म करो। अगर गम P&L में डालने लगे पहले से क्या पड़ी हो, तो खुशी को खत्म करते हैं, फिर गम को रिकॉर्ड करते हैं। और लायबिलिटी तो कम बढ़ानी है, प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, क्लास खत्म हो जाती है, बातें बुतें सुनते हैं बड़ी शौक से, क्लास के बाद जाते हुए साथ वाले को कोनी मार के कहते हैं एसेट की जगह ना प्रोविजन लिख दी, बस छोड़ जा, तेरे लिए ये मशवरा है, तू जा, अगली क्लास में आते हैं, चलो ऑडिट पढ़ते हैं आप। तो बस एसेट की जगह ना प्रोविजन लिखनी, ज्यादा सोचा ना कर, जा भाई, ऐसे ना किया करें ना, वो समझ रहे बेचारा, आप उसे रटा लगवा रहे हैं कि एसेट की जगह प्रोविजन कर देना पेपर में। हाँ ठीक है, बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मोहतरम, इस टॉपिक के अंदर जो है वो दो किस्म की एंट्रीज डील होंगी। इधर लाओ, नंबर 1, एसेट महंगा भी हो सकता है, एसेट सस्ता भी हो सकता है। इसके लिए अल्लाह का शुक्र है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। इसके लिए जो मैं ब्लैक मार्कर से पहले लिख चुका हूं वो बिल्कुल सही था, मैंने इसलिए नहीं काटा कि वो गलत था और वो एंट्रीज नहीं करनी। वो एंट्री अभी अभी मैंने आपके सामने कर दी है, वो गलत नहीं है ब्लैक मार्कर वाला। समझने के लिए मैंने दूसरी वाली एंट्रीज भी इधर ही लिख के करा दी, समझने के लिए। दूसरी वाली एंट्रीज क्या है? या तो मजदूर ज्यादा पैसे मांगे, कम पैसे मांगे, या किसमें चेंज आ जाए। अगर कभी मजदूर कहीं हमें ज्यादा पैसे दे दो, यहां से नीचे से समझिए ज्यादा आसान होता है। अगर मजदूर कहीं हमें ज्यादा पैसे दे दो तो गम डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री बड़ी अच्छी समझ आती है बच्चों को एकदम। ये सबसे आसान एंट्री है चारों में।
मजदूर ज्यादा पैसे मांगे तो एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। और मजदूर ज्यादा पैसे मांगे और पहले से खुशी पड़ी हो, खुशी डेबिट, गम डेबिट और पेबल टुवर्ड मजदूर क्रेडिट। और सिमिलरली मजदूर कम पैसे मांगे तो खुशी बुक करें, खुशी कहां? सरप्लस के अंदर। जिस तरह एसेट बढ़ने की खुशी सरप्लस में, ऐसे ही मजदूरों के पैसे कम मांगने की खुशी भी सरप्लस में। प्रोविजन डेबिट, ओसीआई क्रेडिट। और अगर पहले से गम पड़ा हुआ है तो गम को खत्म करें, बाकी खुशी कहां डालें? सरप्लस में। और अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं, असल में ये वाली फिगर बाद में आती है और इधर ये वाली फिगर बाद में आती है। यानी पहले से गम पड़ा होता है उसे खत्म करते हैं, इधर पहले से क्या पड़ी होती है? खुशी पड़ी होती है। प्रोविजन का क्या लिंक है रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ? एसेट महंगा होता है तो हमें लगता है पता नहीं क्या बने, हो भी या ना हो, इसलिए फोरसीन जो गेन होता है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि ओसीए में डाल देते हैं। इसी तरह मजदूर कम पैसे मांगे, कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो गया उनसे लिख के कि उन्होंने मांगनी कम है, कल कल को चेंज भी आ सकती है। इसलिए जहां एसेट बढ़ने की खुशी जा रही है अनरियलाइज, वैसे ही मजदूरों को कम पैसे देने की खुशी भी है, वो भी अनरियलाइज, अभी रियलाइज नहीं हुई। जब कभी मजदूरों को पैसे देंगे फिर देखी जाएगी। चलें जी, आप पढ़ लो 31 दिसंबर 18। ये पहले आप लिख लें, 2 किस्म की एंट्रीज होती हैं। कर ले, आप बात कर ले थोड़ी सी। अच्छा, चलो आ जाओ भाई। अच्छा, इधर छोटा सा लिखें, ब्लैक वाली एंट्रीज भी सही थी, काटनी नहीं है हमने, लिख लें। ब्लैक आप लोगों ने ब्लैक और ब्लू दोनों की काट के लिख दें, बिल्कुल स्लैश कर दिए। अच्छा जी, चलें जी, मैंने तो इसलिए काट दिया कि क्योंकि अब मैंने एंट्री ही प्रोविजन की करनी है, क्योंकि अगले जो 2 एडजस्टमेंट्स आ रही है ना, 31/12/18 को भी और देख लें 31/12/20 को भी, उन वो दोनों जो एंट्रीज हैं वो मजदूर पैसे रिवाइज कर रहे हैं और डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है, इसलिए एसेट तो रिवैल्यू होने रहा। अच्छा, अब हमारा क्या हो गया जी, अगर एसेट रिवैल्यू होगा तो ब्लैक वाली एंट्रीज करनी है जो मैंने मार्कर से ब्लैक में लिखी हुई है, और अगर एसेट जो है रिवैल्यू नहीं होगा, डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज होगा, तो ब्लैक वाली एंट्रीज बैक एंड पे हो, लेकिन असल में कौन सी वाली एंट्रीज करनी है? ब्लू वाली एंट्रीज करनी है। जी हजरात, डिस्काउंट रेट क्या हो गया? 8% हो गया। चलें जी, डिस्काउंट रेट 8% हो गया। किस दिन? 31/12। ये कौन बिल्ली आई थी मिटा के चली गई सब कुछ? 1.07 216 to 1.(-16). अच्छा जी, मोहतरम इधर क्या लिखूं, रिवैल्यूड अमाउंट या रिवाइज सीए? ऐसे तो नहीं रिवैल्यू हो रहा, ऐसे तो डिस्काउंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखूं? रिवाइज्ड सीए। रिवाइज सीए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुने, रिवाइज सीए का मतलब है सीए ऑफ व्हाट? क्या चीज रिवाइज करानी है? एसेट को रिवाइज कराने लगे हैं आप या प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को रिवाइज कराने लगे हैं? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को रिवाइज कराने लगे हैं। तो जहां से रिवीजन करानी है वहां से चलें। पहले एसेट रिवैल्यू हो रहा था तो मैंने 486.9 लिख के आगे चलाया था चीजों को। अब डीकमीशनिंग रिवाइज हो रहा है, छोटी छोटी बातें सुनते नहीं, अब डीकमीशनिंग रिवाइज हो रहा है तो मैं ये वाली डीकमीशनिंग की रिवाइज सीए निकाल के चलाऊंगा आगे सवाल को। ओके, 260 में कोई चेंज नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। डिस्काउंट रेट 7% की बजाय 8% हो गया है, और शहजादों रट्टे मारने वालों 16 के बाद 15 नहीं लिखना, खड़े उसी रेट में हैं, खड़े उसी रेट में हैं। जिन्होंने हाथ खड़े किए थे उनको कह रहा हूं, वो उस वक्त किए थे काफी 15-20 मिनट पहले। तो रेज़ टू पावर -16 ही रखना है, छोटी छोटी एहतियाती है ध्यान में रखनी है। जी बोलें। 75 पॉइंट। ओए होए 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 होए, खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा। 75.9 वो मजदूर जो 88 बिलियन मांग रहे थे, पता नहीं रुपीस में सवाल है। अच्छा, वो मजदूर जो 88 मांग रहे थे, अब वो मजदूर सिर्फ, पहले बता दें 88 वालों को अगर 75 देना पड़ा तो 7 वाले को देखें उसकी बातें खिल रही हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस है। अच्छा, तो 88 वालों को कितना देना पड़ा आप बता दें। अगर 88 वालों को 70, अच्छा एंट्रीज कोशिश करें देखे बगैर सोचें, वैसे सोचें एंट्री देखे बगैर। 88 वालों को 75 देना पड़ा तो क्या होगी? प्रोविजन डिक्रीज होगी तो खुशी होगी। अगर खुशी होगी तो खुशी डालनी है ओसीआई में,
खुशी डालनी है OCI में। खुशी कहां डालनी है? लेकिन अगर पहले से लॉस पड़ा हो उसको खत्म करके बाकी खुशी कहां डालनी है? OCI में। क्लियर? अच्छा, अब ये वाली अगर बातें ऐसे जबानी नहीं समझ आ रही तो बता दें प्रोविजन कम हो रही है, तो जहन में इसकी बूटी बना के लेके जानी है। अच्छा, प्रोविजन क्या हो रही है? तो प्रोविजन कम हो रही है, तो किसकी बात है? खुशी की बात है। बताएं नॉर्मल हालात हैं या पहले से लॉस पड़ा हुआ है? पहले से लॉस नहीं पड़ा हुआ, बल्कि अल्लाह का शुक्र है पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल हालात ही से कहेंगे। पहले से शुक्र है लॉस नहीं पड़ा हुआ, पहले से लॉस नहीं पड़ा हुआ, तो ये नॉर्मल हालात समझे जाएंगे। अब कुछ सरप्लस पहले भी आया हुआ है, कुछ हो रहा जाएगा, वो कोई मसला नहीं, उसकी बताएं। लेकिन ये बता दें आपको कैसे बता नॉर्मल हालात हैं, पहले से लॉस नहीं पड़ा हुआ, इसलिए नॉर्मल हालात चल रहे हैं हमारे। बताएं जी 12 कोई बंदा बता दे 12.2 की एंट्री तो मैंने यहां पोस्ट कर दी, 12.2 की पोस्टिंग समझा दे जल्दी जल्दी जल्दी। 12.2 लायबिलिटी डेबिट, तभी तो 75.9 पे आएगा। तो क्या बनी बोले? प्रोविजन या लायबिलिटी डेबिट। ये लायबिलिटी डेबिट का क्या मतलब है? खुशी खुशी खुशी, पहले से कोई लॉस पड़ा है तो अब इस खुशी को कहां डालें? अनरियलाइज खुशियों को CI में डाला जाता है, तो बोले एंट्री लायबिलिटी डेबिट सरप्लस, डेबिट नहीं सरप्लस क्रेडिट। कितने से? 12.2 से। डन। और एक बात और करने लगा हूं, एसेट पे तो फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें यहां से यहां किसी एंट्री में एसेट पे फर्क नहीं पड़ा, तो एसेट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये डबल एंट्री पोस्ट होगी। चलें जी 31 पॉइंट, यहां पे कोई लफ्ज लिखवा दें 31, 12, 18, रिवैल्यूएशन नहीं, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट, इसका नाम चेंज इन एस्टीमेट होता है। लास्ट क्लास में भी लफ्ज लिखवाया था ये, चेंज इन एस्टीमेट। प्रोविजन क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई। अगर कॉस्ट मॉडल होता। अच्छा जी मोहतरम बाबा मुझे बता दें इसकी एंट्री क्या बनी? प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन OCI, एंट्री टिक कर लें 31, 12, 18 पे प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। डन। भाई आप आखिरी रो में खड़े हो जाओ, सेकंड लास्ट रो में, येलो अपर वाले भाई, आज एक ही ने येलो अपर पहना हुआ है, एक की बस लाइनिंग है येलो अपर वाले भाई खड़े हो जाए। मोहतरम 31 नंबर 20 को क्या हुआ ये देखें, ये पहले 31, 12, 20 पे पहुंच जाएं, पहले 31, 12, 20 पे पहुंच जाएं, और 31, 12, 20 पे पहले हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे 31, 12, 20 को क्या हुआ। चलें जी 31, 12, 19 अच्छा खुद ही बैठ गए हो? नहीं बैठे, शुक्र है। 31, 12, 19 की रेटिंग डालेंगे। द रीजन इज डिडक्शन निकालनी है, डिडक्शन निकालते हुए खतरा है कि रिमेनिंग लाइफ हम गलत ना ले लें, इसलिए डिडक्शन लिखते हुए डेट 19 के साल में तो डेप्रिशिएट होगा ना। किस प्राइस को खत्म करना है? 432.7। यार इसमें सेम है लेकिन सरप्लस बदल गया, इस वजह से मुझे मजबूरन बदलना पड़ेगा। ये कुछ बच्चे बात करते होते हैं कि ये तो सेम ही चल रही है, उसी बेसिस पे चल रही है, भाई सरप्लस बदल गया तो चेंज करना पड़ेगा, और P&L की फिगर भी आगे तो चेंज करना पड़ता है, इसलिए जब भी एस्टीमेट रिवाइज हो या रिवैल्यू हो आप रिमेनिंग लाइफ निकाला करें, रिस्की हो जाएगा काम। 430.2.7 इसको पकड़ें, ये साल गिने भाई, जब मैं ये कर रहा होता हूँ हरकतें, तब आप जो है अपनी हरकतें कर रहे होते हैं। 15, 16, 17, 18 कितने साल हो गए? डेप्रिसिएशन के सामने रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए डेट लिखना रिस्की है, रिमेनिंग लाइफ गलत निकल आती हैं इस तरह कुछ लोगों से। तो बनाए किस प्राइस को खत्म करना है? 430.7 को, तो पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18 कितने हो गए? 4, टोटल 20, 20 माइनस 4 16, तो 432.7 के टुकड़े टुकड़े कर दें 16 सालों में। और 31.3 के भी डिवाइडेड बाय 16, और स्लैश इंटरेस्ट भी जगह ही बढ़िया, स्लैश इंटरेस्ट भी लिखना है। डन। डिविजन इंटरेस्ट साथ साथ चलाना है। चलें जी 27 ठीक है, 27 जरा अच्छा लग रहा था मुझे, मैं इसलिए मार्कर लेने गया हूँ। 27/2 अब डेट लिख दें। क्लियर? अब आप ऐसा करें 31/19, अब आप ऐसा करें कि CA करें,
जब आपने कल से चालू किया तो आपने दोबारा अमाउंट लेके प्रोविजन किया, जब इस बार फिर दोबारा नए वाली नहीं चाहिए हम अभी तो रीजन ही और बनी है, लेवल लिया जी, अभी तो एसेट को छेड़ा ही नहीं, अभी तो प्रोविजन को छेड़ना सिर्फ, जो हुआ है उसी को करना है। वो कॉस्ट मॉडल में करते हैं, डिवेल्यूशन मॉडल में ये एंट्री एसेट नहीं छेड़ा जाता। रिमेनिंग लाइफ कैसे आई है? रिमेनिंग लाइफ कैसे आई है? अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है जी? डेप्रिसिएशन। किस प्राइस को खत्म करना है? कितने साल ऐसा डेप्रिसिएट हो चुका है? 15, 16, 17, 18, 4 टोटल साल, 20 माइनस 4, 16 साल में इसकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी। क्या इसे छेड़ने की जरूरत क्या थी? 27.1 आप वही वाला जहां लिखना चाह रहे थे, इसलिए कि सरप्लस छिड़ गया, तो सरप्लस छिड़ गया तो सरप्लस को भी तो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं। ये छिड़ा हुआ है या अनछिड़ा हुआ, तो दोनों के लिए अलग अलग रूल तो नहीं होंगे। तो जब भी एस्टीमेट रिवाइज हो छिड़ा-छाड़ी कर लो, ठीक है। आपका दिल चाह रहा है कि इसको 15 साल में खत्म करें। अगर आप 15 साल में इसको खत्म करोगे तो वही मसला जो हो रहा है आप शायद कर रहे हो। आप 31/12/19 की शायद डेट लिख के कुछ सोच रहे हो वैसे यार, ये भाई ये 31/12/19 की डेट जहां गलती से पहले लिख रहे हैं वही जो हम बचपन से लगे हुए थे, और फिर ये कह रहे हैं 31/12/19 की डेट पे मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं कि हाँ आपको लग रहा है 15 साल है, 15 साल डेप्रिशिएट करना है। अच्छा चलो, एक साल ये डेप्रिशिएट हो गया, एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, 4 साल हो चुके हैं। 15 आप कह रहे हो तो 19 साल हो जाएगा टोटल। तो सवाल कह रहे 20 साल लाइफ है। अच्छा पता नहीं, अब मैंने तो आसान सा तरीका बताया, जो मैंने तरीका बताया वो सुन लें। मैंने क्या तरीका बताया? मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया कि जब भी आप डिफरेंस निकालने लगे तो डेट साथ कंफ्यूज कर सकती है। अब बता दें जी, एसेट कितना अरसा इस्तेमाल हो चुका है? 15, 16, 17, 18, कितनी रिमेनिंग लाइफ रहेगी है? 16 साल पर खत्म करते हैं। बैठ जाओ जी। नहीं वो राउंडिंग की वजह से सही होगी, 0.1 शायद आ रही हो 20। हाँ तो वो भी पॉइंट्स में कोई फर्क होगा, उसका फर्क नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा 31, 12, 18 चलें जी, 31, 12, 18 कैरिंग अमाउंट बोले 19 चलें जी, बोले कैरिंग अमाउंट 405.7, 29.3। अब मेरे भाई जब कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो फिर सामने डेट जरूर लिखनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18 और पूरा 19, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो टोटल 20 में से 5 15। तो अब रिमेनिंग लाइफ इसका नहीं बोलना, आप लेना 15 साल पर डिसमेंटल होना है। चलें जी, 260 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 15, 6.1। अब इस साल सिर्फ 3 एंट्रीज होंगी क्योंकि इस साल कोई और मसला नहीं हुआ जो अगले साल होने वाला है। इस साल और कोई मसला नहीं हुआ। इस साल की 3 एंट्रीज बता दें। डेबिट डेबिट अकाउंट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो ये जी अगले साल की एंट्रीज हैं। डेबिट अकाउंट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब सवाल में मैं क्या देखूं, 31/12/20 लिखा हुआ है या पहले 31/12/20 की डेट डाल के वहां पहुंच जाऊं? पहले 31/12/20 की डेट डाल के वहां पहुंच जाए। अब डेप्रिसिएशन है तो अगेन मैं डेट नहीं लिख रहा, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक दो डेप्रिसिएशन निकली पड़ी है पीछे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही वाले यूज कर लें। इंटरेस्ट को एज ना लिख दीजिएगा जिंदगी में कभी, इंटरेस्ट को एज नहीं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है इंटरेस्ट। ओके चलें जी, अब डेट डाल दें, आपको मसला नहीं। 31/12/20 और 31/12/20 को कैरिंग अमाउंट्स निकाल लें। 378 अच्छा ये अब हिम्मत करके निकालनी पड़ेगी। 260 इंटू, अब अगर कोई देख रहा है 31/12/20 की डेट सवाल में, तो आपने उसे थप्पड़ मार के प्यार से समझाना है, पुत्र पहले कैरिंग अमाउंट 31/12/20 की लिख तो ले, बाद में रिवाइज होगी। वो वाली फिक्रें देख के अगर तो कुछ करना चाह रहे, पहले 31/12/20 को कैरिंग अमाउंट तो देख ले कितनी है, पहले देख ले कितनी है, बाद में से रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइज तो बाद में होगी। रेज टू 1.08 रेज टू पावर। अच्छा इसका तरीका देखा करो, ये रटा प्रोग्राम नहीं चलेगा। 31/12/20 की कैरिंग अमाउंट चाहिए तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने साल हो गए? रिमेनिंग 88.5। बैलेंसिंग बोले 6. वही 3 एंट्रीज, डेप्रिसिएशन की 27 से, सरप्लस की 2 से, इंटरेस्ट की 6.5। डेप्रिसिएशन की 27 से, सरप्लस की 2 से, इंटरेस्ट की 6. आखिरी एंट्री मत देखें। अब मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं
और ये आपका टेस्ट है। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, अब आपने सोचना है इन 4 में से कौन सी एंट्री बन रही है। प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तसल्ली से ये 260 बढ़ के किस पे चला गया, 400 पे। करें जी, फिगर्स निकालें एंट्री की, जल्दी करो ना, 400 की बेस पे कैलकुलेशन तो करो। जनरल एंट्री करो, जनरल एंट्री के नंबर है, बस समझ लो। जनरल एंट्री करो अपने रजिस्टर पे, नोट करके डेबिट क्रेडिट आगे अमाउंट्स लिखो। अच्छा जी, 31/12/20 की डेट दोबारा डालनी पड़ेगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। जी भाई, सवाल क्या कह रहे हैं, मजदूरों ने कितने पैसे मांगे हैं? वे अब डिस्काउंट रेट तो वही 8% वाला यूज करेंगे ना जो भी चल रहा है। अच्छा यार, ये मतलब बताया करें, ये जरा देखना ऊपर आपने सबने, ये इशू आएगा आपको घर के होमवर्क में। ये बताएं, रिवाइज कैरिंग अमाउंट अगर मैंने लॉस लिखा है तो फिर पहले इस कॉलम में रिवीजन करूं ना, और अगर मैंने रीवैल्यूड अमाउंट लॉस लिखा है तो पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर रीवैल्यूड, या तो इंपॉर्टेंट बात में तो ऐसे कर लेते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट में आपने यहां लिखा करना पहले, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट में आपने यहां लिखा करना पहले। डन। तो अब जी रिवाइज कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसकी रिवाइज करनी है, लायबिलिटी की ना, एसेट की तो नहीं। पहले लायबिलिटी को छेड़ना है, 400 इंटू, अच्छा यार अब डेट तो वही है, डेट तो वही है, तो इसलिए ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं। कोई -13 वाला, -13 वाला, थोड़ा सा सर नीचे कर लो, ऐसे होकर बैठ जाओ, नहीं हाँ ऐसे रिलैक्स हो गए। अच्छा हाँ, कोई -13 वाला तो जरा ढूंढ के बताएं, कोई एक बच्चा ढूंढ के दिखा दे मुझे -13 वाला, जिसने -13 लिखा हो। -14 ही लिखेंगे, वाई 136.2। जब आप देखेंगे कि 88 वाले मजदूरों को अब मुझे 136.2 देना पड़ेगा, तो कहते हैं आप खड़े खड़े गिर जाएंगे तो आपकी बस हो जाएगी, आप कहेंगे 88 वालों को कितने देने हैं, 136। तो बताएं, ये तो हम की बात है, नॉर्मल हालात हैं या पहले से सरप्लस आ रहा है? पहले सरप्लस को खत्म करते हैं, फिर बाकी P&L में डाल लेंगे। अच्छा जी, आप बता दें 47.7। यार ये 47.7 को कहां लेके जाना है? 47.7 को यहां पे, भाई अबू बकर यहां तक डाली, 47.7 को यहां लेके जाना है। डन, 47.7 यहां आ गया, प्रोविजन क्रेडिट हो गई। अब बता दें भाईजान, प्रोविजन बढ़ रही है तो हमें क्या हो रहा है, गम हो रहा है। गम को P&L में डाल दें, सोचें P&L में डाल दें, या गम पहले खुशियों को खाते हैं? अगर पढ़ी हो, अगर हो ही ना तो फिर, अच्छा तो गम पहले किसको खाएंगे, खुशी को खाएंगे। अगर खुशियां सारी ही खा गए, बाकी गम कहां डाल देंगे, P&L में। खुशियां देखें कितनी पड़ी हुई हैं, खुशियों की पहले ही जान निकली हुई है, इतना बड़ा गम आ गया। ये गामा तो पश्तों में होगा शायद कुछ। अच्छा, ये आपने खुशी को खत्म कर दिया, अब गम बीच में फिट करें फोल्डिंग डाल के, जगह हमने छोड़ी नहीं है, खुली खुली जगह थी इधर। 20.4 जिस तरह उधर चलता था रिवोल्यूशन में, 20.4। अब एंट्री बोलें, प्रोविजन क्रेडिट सरप्लस इन OCI 27.3 से, और P&L कितने, 20.4। डन। अच्छा जी, इसका नाम बता दें, क्या लिखें यार? ये एक सरप्लस आया था, मैं एक हमारा बीच में फटा हुआ था, चेंज इन एस्टीमेट वाला, ये एक फटा था, ये दूसरा फटा था, और ये तीसरा फटा है सवाल में, चेंज इन एस्टीमेट 31/12/20। और इस फटे का नाम था प्रोविजन डिक्रीज था, और इसका है प्रोविजन
इंक्रीज। अच्छा मजे की बात सुने, ये देखें, एक आपको मैं बात बता दूं जो कल इंशाल्लाह मैंने करनी है। ये जो रिवोल्यूशन मॉडल होता है ना, इसमें प्रोविजन के चेंज होने से एसेट पे फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन के चेंज होने से कॉस्ट मॉडल पे पड़ता है, रिवोल्यूशन मॉडल में प्रोविजन के चेंज होने से एसेट पे फर्क। और वैसे भी यार छोड़ें, इस तरह क्या सोचना, आपको जर्नल एंट्री आती है ना, जर्नल एंट्री जब आपने पोस्ट कर दी तो ऑब्वियसली यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो इसलिए पिछली से पिछली क्लास में हमने कौन सा सवाल किया था, इस सवाल में, इस क्लास में कल के सवाल में आपकी तसल्ली के लिए एक सवाल 15-20 मिनट में कॉस्ट मॉडल का करेंगे और एक सवाल 25-30 मिनट में रिवोल्यूशन मॉडल का करेंगे, ताकि दोनों सवाल जरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएं। अच्छा अब आप बता दें कैरी डाउन्स क्या आ रहे हैं। तो एंट्री बता दें क्या बनी, प्रोविजन ना यार तरतीब से चलना, वजह बता। गम आया, खुशी को खाएं, बाकी कहां डाल दें, P&L के अंदर डाल दें। अच्छा यार अगर इस सवाल में एक आपसे बात पूछने लगाऊं जो होमवर्क के सवाल में हुई होगी, इसलिए आपको सोल्यूशन देखते हुए मसला ना आए। अगर इस सवाल में मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ मुझे 31/12/20 की एंट्रीज चाहिए, जैसे कि सवाल वाले ने भी कही हुई थी, लेकिन मैंने सब समझने के लिए सारे सालों की एंट्रीज कर दी हुई है अपनी बुक में। अगर मैं कहूं इस सवाल में सिर्फ 31/12/20 की एंट्रीज कर दो, तो मोहतरम चलना ऊपर से ही पड़ेगा, चलना ऊपर से ही पड़ेगा, सारे ऊपर से ही आते हैं। अच्छा तो चलना ऊपर से ही पड़ेगा, लेकिन यार जंपें भी तो मारी जा सकती है ना, तुमने देखा ही नहीं यार, अब नहीं तो जंपें भी तो मारी जा सकती हैं। जंप का तरीका बताएं, जंप का तरीका। यार 31/12/16 तक मैं ऐसा नहीं कर सकता, 517.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 साल के डेप्रिसिएशन, इंटू 2 साल के डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं 2 साल के डेप्रिसिएशन इकट्ठी निकाल लूं, डेप्रिसिएशन की बजाय अकाउंट डेप्रिसिएशन यहां लिख दूं और इंटरेस्ट की बजाय 2 ईयर्स का इंटरेस्ट लिख दूं। 2 ईयर का इंटरेस्ट कोई तुक नहीं होता क्योंकि किसी P&L में जा नहीं सकता वैसे। बहरहाल अगर मैं 2 साल के डेप्रिसिएशन निकाल लूं तो क्या तरीका होगा जरा बताएं। 517.2 से अगर मैं जंप मारना चाहूं डायरेक्ट 465.4 पे तो कैसे निकाल सकता हूं, 517.2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स, तो ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन फौरन इकट्ठी निकल आएगी। तो और इसी तरह अगर 31/12/16 पे मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो अब रट्टे वालों का रट्टा फेल होगा। 31/12/16 पे मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो मैं ये वाली कैरिंग अमाउंट लिखूंगा और ये फिर 2 सालों का इंटरेस्ट बैलेंसिंग आएगा, जिसकी कोई तुक नहीं होगी, ना कोई लॉजिक होगी, उसको कोई कहीं लेके भी नहीं जाना होगा। तो अगर किसी आखिरी साल की एंट्रीज मांगी जाएं तो वो आखिरी साल की एंट्रीज इस तरीके से की जा सकती हैं कि जंप मारें। तो होमवर्क के सवाल में आपकी मर्जी है, जंप मारने को ना दिल चाहे तो थोड़ा थोड़ा एक साल अलग अलग इसी तरह डिटेल से कर लीजिएगा, लेकिन अगर जो है वो आपने जंप मारनी हुई तो इट्स अप टू यू। होमवर्क के सोल्यूशन में जंप मारी हुई है जी, मैं देख रहा हूं किताब के अंदर। पेज 76 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 76 क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट यार, नहीं पेज 77 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 77 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये है बिल्कुल ठीक है जी, होगा।